So again, let's start. So for today, this is our agenda. First, we will cover what is concurrency and parallelism, so that ये एक super clear हो जाए कि इन दोनों terms के बीच में क्या different या like क्या difference है. Then we'll see what is the history of concurrent react. इसको मैं collapse कर देता हूँ. And then हमारे पास कितने टाइप के reconciler हैं और concurrent features कौन कौन से हैं. मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं अबाउट यूज़ ट्रांजिशन. देन विल सी हाउ यूज़ ट्रांजिशन वर्क्स. यूज़ ट्रांजिशन के क्या क्या डिफरेंट मूविंग पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स हैं एंड व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग यूज़ ट्रांजिशन. ओके, सो फर्स्ट लेट्स क्लियर दीज टू वर्ड्स, कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म. अगर मैं पैरेलल वर्ड की बात करूं तो हमने मैथमेटिक्स में लाइक से ईजिली पढ़ा था. दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब वो आपस में कभी मीट नहीं करती. ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेलल लाइंस. और पैरेललिज्म का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ करना. ओके, फॉर एग्जांपल रेस. ओके, जो एथलीट्स भागते हैं. ओके, इफ़ आई शो यू द इमेज, नॉट द कार रेस बट मतलब कार रेस से भी रिलेट कर सकते हो, बट लेट्स सी दिस रेस. ओके, सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पैरेललिज्म. सब लोग एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं. ओके, सेम गोज इन द टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. हम कोई टास्क को एक साथ शुरू करते हैं यूजिंग मल्टीपल थ्रेड्स. सो फॉर एग्जाम्पल जावा में हम मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं टू स्टार्ट मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम. ओके, बट इन जावास्क्रिप्ट वी कैन नॉट डू इट बिकॉज हमारे पास एक ही थ्रेड होता है. जावास्क्रिप्ट में वी कैन नॉट अचीव पैरेललिज्म. ओके, वी कैन यूज़ वेब वर्कर्स जस्ट टू लाइक से हैव सेपरेट थ्रेड जहाँ पे हम काम को कर सकें, बट अगेन वो हम पैरेललिज्म के लिए नहीं करते, वो हम लोड को कम करने के लिए करते हैं. ओके, सो रियल पैरेललिज्म अचीव करना अगेन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और उसको मेंटेन करना भी एक डिफ़िकल्ट जॉब है. वो इसलिए क्योंकि जब तुम पैरेललिज्म मल्टीपल थ्रेड्स पे काम करते हो तो तुम्हें रेस कंडीशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है. रेस कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई डेटा है, ठीक है, अब तुमने दो थ्रेड स्पॉन कर दिए काम करने के लिए, और दोनों थ्रेड सेम डेटा वेरिएबल को रीड और राइट कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल एक थ्रेड रीड कर रहा है बट दूसरा थ्रेड राइट कर रहा है, तो तुम्हारे पास इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है. फिर वहाँ पे हमें लॉक सिस्टम ऐड करना पड़ता है कि अगर एक थ्रेड रीड कर रहा है तो दूसरा उसको रीड या राइट ना कर सके, समथिंग लाइक दैट. तो पैरेललिज्म की अपनी एक अलग ही कॉम्प्लेक्सिटी है. सो दैट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट पैरेललिज्म. अब हम देखते हैं कंकरेंसी क्या है. तो कंकरेंसी is all about scheduling. Concurrency. Okay, so concurrency is all about scheduling. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग जॉब्स पढ़ी होंगी, लाइक से FCFS, राउंड रॉबिन, शॉर्टेड जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ कॉन्करेंसी. हम ये सब करके कॉन्करेंसी अचीव करते हैं. इसका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो रिले रेस. ओके, दिस रिले रेस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस रिले रेस. दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंकरेंसी, जहां पे सब एक साथ नहीं भाग सकते हैं. नेक्स्ट पर्सन तभी भागेगा जब पिछला पर्सन उसको ये पास ऑन करेगा. कंप्यूटर वर्ल्ड में या टेक्निकल वर्ल्ड में जब कंट्रोल तुम दूसरे प्रोसेस को या दूसरे फंक्शन को पास करोगे तब वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, और ये हम सिंपली अगेन कई फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं, लाइक से टाइम के बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे. तो दिस इज़ हाउ कंकरेंसी वर्क. हम छोटे छोटे चंक्स में काम करते हैं, एक फंक्शन को थोड़ा टाइम दिया, दूसरे को थोड़ा, और जो स्विचिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो हमको लगता है कि चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं. ओके, तो नेक्स्ट लेट्स सी कॉन्करेंट रिएक्ट हिस्ट्री.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्करेंट रिएक्ट के बारे में मैं 2017-18 से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आई वॉज़ वेरी लाइक से क्यूरियस कि कब ये फीचर यूज़ करने को मिलेगा, और मुझे कई आर्टिकल्स मिले कॉन्करेंट रिएक्ट पे, मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था। बट इन्होंने कॉन्करेंट रिएक्ट को कुछ फीचर्स में लिमिट कर दिया, और बाकी सारे फीचर्स को इन्होंने रिकंसाइलर में इनबिल्ट कर दिया। तो जो कॉन्करेंट रिएक्ट की हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है रिएक्ट 16 से। ओके, सो रिएक्ट 16 से पहले हमारे पास जो रिएक्ट का कॉन्साइलर था वो था स्टैक रिकॉन्साइलर। ओके, अब ये जो स्टैक रिकॉन्साइलर था, दिस वाज अ सिंक्रोनस रिकॉन्साइलर। अब हम सबसे पहले रिकॉन्साइलर की वर्किंग समझ लेते हैं, या रिकंसाइलर वर्ड को समझ लेते हैं कि भाई ये रिकंसाइलर वर्ड क्या है, सो दैट वी कैन ऑल इन सेम पेज। सो रिकंसाइलर इट्स सिंपली इज अ प्रोसेस टू फाइंड डिफरेंस इन visual DOM and in virtual DOM. In short, it is a diffing algorithm or a process which kicks in diffing algorithm. Okay, so reconciler is just a process to find difference between the DOM that is visible and that which is in memory. Okay, so this is what reconciler is and उसकी क्या जॉब है। और ये जो डिफिंग एल्गोरिदम है दैट इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। ओके, बेसिकली टू थिंग्स या टू प्रिंसिपल्स कह लो। जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर तुम्हारा पेरेंट चेंज होगा तो आई विल unmount all child components and re-render them. ओके, और सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि अगर मुझे दो डॉम नोड के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इफ़ दे हैव कीज़ आई विल मैच देम। अगर कीज़ चेंज हुई हैं दैट मीन्स कि एलिमेंट चेंज हुआ है, आई विल रीमाउंट और लाइक से अनमाउंट एंड देन अगेन माउंट इट। Okay, so reconciler is a process to simply find the difference between what we are seeing and what we have in memory. ये रिएक्ट कैसे करता है? दो प्रिंसिपल या दो रूल को फॉलो करके। पहला रूल, अगर तुमने पेरेंट नोड को चेंज किया है तो पूरी ट्री अनमाउंट होगी और फिर रीमाउंट होगी, और अगर तुमने कीज़ ऐड की हैं तो बाय यूजिंग द कीज़ इट विल फाइंड द डिफरेंस। ओके, और ये जो पहला प्रिंसिपल है इसको एक बार हम देख भी लेते हैं। सो सी, यहाँ पर मेरे पास रिएक्ट का एक एग्जांपल मैंने प्रिपेयर करके रखा है। मेरे पास सिंपली एक कंपोनेंट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो है ये, मेरे पास दो कंपोनेंट है, टेस्टर जो कि सेम है, और इनमें मैंने सेम की पास की है SYZ, और इनको मैंने कंडीशनली रेंडर किया है। अगर फ्लैग मॉड 2 0 है तो दिस वन, फ्लैग मॉड 2 0 नहीं है तो दिस वन। और यहाँ पे सिंपली टेस्टर में मैंने काउंट स्टेट रखा है जस्ट टू चेक कि क्या वैल्यू टेस्टर कंपोनेंट में स्टेट की रहती है, और लॉग्स ऐड कर रखे हैं माउंट में और अनमाउंट में। और दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन ब्राउज़र। मेरा टेस्टर कंपोनेंट है, लेट मी क्लिक ऑन इट। टेस्टर कंपोनेंट में देखो जो काउंट की वैल्यू है वो 5 हो गई है। अभी अगर मैं क्लिक टू टॉगल में करूँगा तो यू कैन सी कि एक नया टेस्टर कंपोनेंट आया है जिसमें जो काउंट की स्टेट है दैट इज़ 1। जो मेरा प्रीवियस टेस्टर कंपोनेंट था दैट इज़ अनमाउंटेड। दैट्स बिकॉज कि मैंने पेरेंट नोड को चेंज कर दिया। पहले H1 था, अभी मैंने स्पैन कर दिया। पेरेंट चेंज हुआ, रिएक्ट ने पूरी ट्री को अनमाउंट किया। ओके, एक और बार मैं दिखा देता हूँ।
इसको मैंने इंक्रीज किया, 4 पे ले आया। टेस्टर कंपोनेंट के अंदर काउंट की स्टेट हो गई है 5। लाइक से अगर मेरा टेस्टर कंपोनेंट अनमाउंट नहीं होता तो जब ये H1 में चेंज होता तो मुझे यहाँ पे 4 मिलता, बट यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे भी इंक्रीज करूँ, क्लिक टू टॉगल करूँ, तो मुझे 1 मिलेगा। सो दिस इज द रूल 1। इफ पेरेंट चेंजेस, रिएक्ट कंप्लीटली रिमूव्स द ट्री। ओके। और सेकंड जो कीज़ वाला है वो तुम एरेज में देखते हो, जब हम कीज़ लगाते हैं, सिंपली बिहाइंड द सीन रिएक्ट यूजेस दैट कीज़ टू सिंपली फाइंड आउट द डिफरेंस। ओके। तो अगेन reconciler is a process, okay, to find out the difference between what we see in the UI versus what we have in memory as a virtual DOM. So now let's move to stack reconciler. Stack reconciler was there before React 16. ओके। रिएक्ट 16 से पहले हमारे पास स्टैक रिकॉन्साइलर था। स्टैक रिकॉन्साइलर वाज कंप्लीटली सिंग, टाइपो पे मत जाना, ठीक है यार, स्पेलिंग पे मैं ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान लेना और लाइक पढ़ के तुम्हें क्लियर ही हो जाएगा। कंप्लीटली सिंक्रोनस था, ठीक है, स्टैक रिकॉन्साइलर। अब भाई सिंक्रोनस था तो दिक्कत क्या थी? लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो स्टैक रिकॉन्साइलर के टाइम पे हमारे पास बस एक ही वर्चुअल डॉम बनता था, एक ही वर्चुअल डॉम बनता था। ओके। प्रोसेस क्या होती थी? लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन लोड हुई, एक वर्चुअल डॉम बन गया। ओके। तुमने कोई स्टेट अपडेट किया, रिएक्ट ने अपना डिफिंग एल्गोरिदम किक इन किया। अब डिफिंग एल्गोरिदम किक इन होने से पहले कुछ चीज़ें होंगी, वो क्या चीज़ें हैं? योर JSX विल बी कन्वर्टेड टू क्रिएट एलिमेंट कॉल and React will call your component just like this. ओके। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, लेट मी शो यू। सो लेट मी डू दिस थिंग, console.log। सो यहाँ पर मैंने ऐप कंपोनेंट को कंसोल किया है बाय कॉलिंग इट लाइक हाउ रिएक्ट कॉल्स इट। और यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा एक JSON स्ट्रक्चर। नाउ रिएक्ट यूजेस दिस स्ट्रक्चर टू क्रिएट द वर्चुअल डॉम। ओके, दिस इज द कंपोनेंट इंस्टेंस। ओके, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे कंपोनेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कीज़ हैं, क्या प्रॉप्स हैं और कंपोनेंट की क्या स्टेट है फ्रॉम दिस टाइप। दिस इज़ द इंस्टेंस। लाइक यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट में क्या स्टेट यूज़ हो रही हैं, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, रिएक्ट डिराइव इट फ्रॉम दिस टाइप। ओके, अब लेट्स गो टू आवर अगेन प्रोसेस। सो फर्स्ट एप्लीकेशन विल लोड, वर्चुअल डॉम विल गेट क्रिएटेड। बट वर्चुअल डॉम क्रिएशन से पहले हमारे पास कुछ और प्रोसेस होती हैं। वो क्या है? स्टेट अपडेट करेंगे हम। रिएक्ट विल कन्वर्ट ऑल द JSX टू क्रिएट एलिमेंट कॉल्स। रिएक्ट विल कॉल आवर component just like this and we get object with state initialized or new updated values. Okay, अब यहाँ पे React will trigger the diffing algorithm. Okay, React will check जो भी नया डेटा मुझे मिल रहा है क्या वो डिफरेंट है जो मेरे पास पहले से ही है। अगर यस
तो रिएक्ट विल इमीडिएटली अपडेट द डॉम, ओके। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक अगेन सारा रिकर्सिव कॉल ख़त्म नहीं हो जाती है तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स के लिए जिन जिनको ज़रूरी है अपडेट होना। अब ये जो प्रोसेस है जब ये एक बार शुरू हो जाती है तो ये ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक किया, ये 2 हो गया। अब इस 2 होने तक की जो जर्नी है वो ये है, मैंने स्टेट अपडेट किया, रिएक्ट ने रिकॉन्साइलर एल्गोरिदम को किक इन किया, उसने फाइंड आउट किया कि भाई इस कंपोनेंट में ये चेंज है और यूआई पे उसने अपडेट कर दिया। स्टैक रिकॉन्साइलर में जब भी रिकॉन्साइलर की प्रोसेस स्टार्ट होती थी दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड, उसको तुम रोक नहीं सकते थे। इसका ड्रॉबैक ये था, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, मैंने वहाँ पे कुछ टाइप किया बट रिकॉन्साइलर एल्गोरिदम रन कर रहा है तो मुझे वेट करना पड़ता था, यूज़र को थोड़ा डिले फील होता था बिकॉज रिएक्ट के पास कोई तरीका नहीं था कि वो उस रिकॉन्साइलर एल्गोरिदम को स्टॉप करके यूआई अपडेट कर पाए, ओके। सो ये प्रॉब्लम थी जो पहले रिएक्ट का रिकॉन्साइलर था, स्टैक रिकॉन्साइलर। उसके बाद हमारे पास एक नया रिकॉन्साइलर आया आफ्टर एंड इन रिएक्ट 16 दैट इज बेस्ड ऑन अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फाइबर। इसको मैं अब हटा देता हूँ। रिएक्ट 16 में हमें एक नया डेटा स्ट्रक्चर मिला, फाइबर। अब ये फाइबर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसके पास कई सारी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है इसके पास? तुम्हारा कंपोनेंट किस टाइप का है, क्या प्रॉप्स हैं, रिलेशनशिप विथ पेरेंट, रिलेशनशिप विथ सिबलिंग, ओके। तो फाइबर अपने पास ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है एंड द एडवांटेज ऑफ अ फाइबर इज इट रीयूजेस इटसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई स्टेट अपडेट होती है रिएक्ट अगेन रिकॉन्साइलर एल्गोरिदम को किक इन करेगा, तुम्हें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा कंपोनेंट को कॉल करने के बाद रिएक्ट उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक फाइबर बनाएगा और ये फाइबर हर कंपोनेंट के लिए बनेगा। तो ऐसे समझ लो तुम्हारे पास एक फाइबर ट्री बन गई। अब यहाँ पे यही फाइबर ट्री एक वर्चुअल डॉम को रिप्रेजेंट करती है, ओके। और हमारे पास यहाँ पे 2 फाइबर ट्री बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रियल एडवांटेज शुरू होता है क्योंकि जो फाइबर ट्री हमारे पास बनता है, एक तो हमारा एक्चुअल डॉम होता है, एक हमारे पास डॉम होता है, एक हमारे पास ओजी फाइबर ट्री होती है और एक हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस फाइबर ट्री होती है, ओके। तो जो भी स्टेट अपडेट वगैरह हम करते हैं वो सारे स्टेट अपडेट वगैरह इस वर्क इन प्रोग्रेस फाइबर ट्री में होते हैं। जब सारा रिकॉन्साइलर एल्गोरिदम ख़त्म हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस और ऑन फाइबर जो हमारा ओरिजिनल फाइबर ट्री है इनके बीच में कंपैरिजन होता है। अगर कोई चेंज मिलता है तब वो चेंज डॉम में जाके अप्लाई होता है, ओके। अब अगेन ये जो फाइबर है दैट इज़ जस्ट एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो अपने पास कई सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। जब भी हम स्टेट अपडेट को ट्रिगर करते हैं हमें वो जो कंपोनेंट को कॉल करने पे ऑब्जेक्ट मिलता है ये वाला, इसका यूज़ करके एक फाइबर ऑब्जेक्ट बनता है। अब हम अगर अपने स्टेट को कितनी बार भी लाइक से अपडेट करें, सी जैसे मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर रहा हूँ तो कंपोनेंट कॉल बार बार होगा, जो मुझको वो ऑब्जेक्ट मिल रहा था ये हर बार जनरेट होगा, बट मेरा फाइबर ऑब्जेक्ट हर बार नहीं बनेगा। अगर कोई कंपोनेंट अनमाउंट हुआ है तो माइट भी उसका फाइबर ऑब्जेक्ट हट जाए, बट अगर कुछ अपडेट हुआ है तो फाइबर ऑब्जेक्ट बस चीज़ों को रीयूज़ करेगा या पुरानी चीज़ों को क्लोन कर लेगा। तो यहाँ पे रीयूज़ का कॉन्सेप्ट आया और 2 फाइबर ट्री होने का यहाँ पे फ़ायदा मिला कि भाई हम डॉम को डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, पहले हम
इन मेमोरी कंपैरिजन करते हैं, जब कोई डिफरेंट या डिफरेंस मिलता है तब हम डॉम को छूते हैं। और यहाँ पे दो प्रोसेस में रिएक्ट ने इन सारी चीज़ों को ब्रेक कर दिया। तुम्हारा जो ये सारा रिकॉन्साइलर और ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको रिएक्ट ने एक सेपरेट फेज में मूव कर दिया जिसको नाम दिया रेंडरिंग। रेंडरिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे स्टेट अपडेट होती है और सारा डिफिंग एल्गोरिदम वगैरह चलता है, जहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अपडेट करना है। दैट्स अ रेंडरिंग प्रोसेस। ओके। और दूसरी प्रोसेस है कमिट प्रोसेस, कमिट फेज। कमिट फेज इज कंप्लीटली सिंक्रोनस एंड रेंडरिंग फेज इज एसिंक्रोनस। तो जो एडवांटेज फाइबर रिकॉन्साइलर अपने को देता है दैट इज दिस। एसिंक्रोनस रेंडरिंग, जहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कंप्लीटली असिंक्रोनस होता है, दैट कैन बी पॉज्ड, अबॉर्टेड और रीयूज्ड। ओके। अब रिएक्ट ये कैसे करता है, लाइक से कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, लाइक कि कुछ अलग ही एल्गोरिदम वगैरह रिएक्ट ने ढूंढ लिया। रिएक्ट सिंपली डज इट बाय यूजिंग रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक। ये एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो रिएक्ट पॉलीफिल लिख देता है इसका। बेसिकली रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक में हम जो भी फंक्शन पास करते हैं, ब्राउज़र उस फंक्शन को तभी रन करता है जब ब्राउज़र आइडियल होता है। तो ये जो रेंडरिंग की प्रोसेस है, रिएक्ट इसको रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक फंक्शन का यूज़ करके करता है। और जो कमिट फेज वगैरह हैं, इनको लाइक से वो डायरेक्टली डॉम अपडेट एपीआईज के थ्रू अपडेट करता है जो कंप्लीटली सिंक्रोनस है। ओके। सो ये है मोटा मोटा जो चीज़ें चलती हैं इन फाइबर रिकॉन्साइलर। ओके। यहीं पे मैंने चीज़ों को लिखा हुआ है कि स्टैक रिकॉन्साइलर इज़ अ सिंक्रोनस थिंग दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड और वर्क ओनली वन ट्री। जो फाइबर है उसके सिंपली टू पार्ट्स हैं जो मैंने तुमको बता दिया, रेंडरिंग एंड दिस इज़ नॉट समथिंग टू डिस्कस, रेंडरिंग एंड कमिट फेज। तो इसमें डिफरेंस या कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। For the first time I'm learning it. अच्छा, ठीक है, मैं फिर एक बार ना थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, लाइक सी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम ये चीज़ समझो कि रिएक्ट इज़ अ यूआई लाइब्रेरी। अब उस लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा है? सो रिएक्ट यूज़ करने का जो हमारा हार्डवर्क है ना, लाइक से कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट इनर एच टी एम एल, क्रिएट एलिमेंट, ये सारे काम नहीं करने पड़ते। ये सारा काम रिएक्ट हमारे लिए करता है। बिहाइंड द सीन रिएक्ट यही करता है, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट और अपडेट करने के लिए डॉट इनर एच टी एम एल, बट वो अपने तरीके से करता है। अब देखो, अगर तुम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, रियल लाइफ में अगर मैं इसकी एनालॉजी समझाऊँ तो तुम अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, तुम अपने घर में हो, अपने घर के मालिक तुम हो, जैसे तुम्हें रहना है तुम रहो। जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे मर्जी वैसे काम करो। बट वंस यू यूज़ रिएक्ट, इट्स जस्ट लाइक यू चेकड इन अ होटल। ओके। अब तुम एक होटल में अगर गए हो तो तुम्हें उनके रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा, ठीक है। सेम विथ रिएक्ट, अगर तुम रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो रिएक्ट के रूल्स के हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। रिएक्ट ने सारा लॉजिक अपने अंदर लिख रखा है चीज़ों को अपडेट करने का। जिस तरह से होटल में सारी चीज़ें सेट हैं, तुम्हें क्लीनिंग स्टाफ मिलेगा, बना बनाया खाना मिलेगा। अब वो बिहाइंड द सीन क्या करते हैं, लाइक से रेयरली यू थिंक अबाउट इट। ओके। तुम कब थिंक करते हो? जब तुम्हारा खाना ख़राब होता है, जब तुम्हारे रूम की सर्विस अच्छी नहीं होती है, देन यू रेज योर कंसर्न्स। सेम विथ रिएक्ट, जब तुम बड़ी एप्लीकेशन के साथ काम करते हो जहाँ डेटा बहुत है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, देन यू स्टार्ट डिस्कवरिंग थिंग्स। तो अब देखो, जब रिएक्ट ने अपने कुछ रूल्स ऐड किए तो रिएक्ट ने अपना खुद का लॉजिक भी लिखा चीज़ों को कंपेयर वगैरह करने का।
अब इंजीनियर्स ने ही तो लॉजिक लिखा, वो एक बार में सही कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने एसिंक रेंडरिंग का काम शुरू किया था 16 में, 16 आया था 2016-17 उस टाइम पे। 5-6 साल उनको लगे ये फीचर्स को मैच्योर करने में, और ये बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है। अब जो स्टैक रिकॉन्साइलर था, इसकी बस एक ही प्रॉब्लम थी, लाइक से मेन प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ कि ये सिंक्रोनस था। जब भी हम स्टेट अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हैंडल क्लिक किया, मेरा सेट फ्लैग कॉल हुआ, मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। री रेंडर का मतलब होता है कॉलिंग component again with updated values so that reconciler algorithms can start। इसको जूम कर देते हैं। ठीक है। री रेंडर का यही मतलब होता है, कॉलिंग component again with updated value so that reconciler algorithm can start। अब अगर मैंने स्टेट को अपडेट किया, रिकॉन्साइलर स्टार्ट हो गया, मैंने कहीं किसी और बटन पे क्लिक कर दिया, बट मेरा जावास्क्रिप्ट का थ्रेड बिजी है कुछ और करने में, देयर इज़ नो वे कि मेरा वो क्लिक रजिस्टर हो। वो तभी रजिस्टर होगा जब सारा काम हो चुका होगा। ये प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद रिएक्ट ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया लॉजिक लिखा, रीराइट किया पूरा कोड। ओके, उन्होंने जो प्रीवियस लॉजिक था उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, नया लॉजिक लिखा यूजिंग फाइबर्स। जस्ट लाइक फाइबर तुमने और कहाँ कहाँ सुना होगा, एक तुमने वर्ड सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर। ओके, लेट मी शो द इमेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कुछ ऐसी होती है, रेशे होते हैं उसमें, बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। आइडिया यहीं से आया, लेट्स ब्रेक डाउन ऑल दी लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क बाय यूजिंग रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक। ओके, उन्होंने पूरा जो अपना एल्गोरिदम था उसको बोला भाई ब्राउज़र जो हमें बताएगा कि कब अपने को कौन से मेथड्स कॉल करने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। और इट्स वेरी इजी। अगर मैं तुम्हें छोटा सा कोड एग्जांपल दे के समझाऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 कंपोनेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे कोई लूप चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक एरे है, मैं सिंपली इस पर फॉर ईच लगा सकता हूँ, और मान लो मुझे टास्क मिलता है, मैं सिंपली ये कर सकता हूँ, राइट, दैट्स इट। अब इससे क्या होगा, ब्राउज़र विल डिसाइड कि कब इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो अगेन रिएक्ट ने सारे टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और इस वजह से क्या हुआ, जो कंपैरिजन था, जो हमारा रिकॉन्साइलर की प्रोसेस थी, वो एसिंक्रोनस हो गई। अगर कोई भी हाई प्रायोरिटी टास्क आता है तो रिएक्ट या ब्राउज़र ही रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक को पॉज कर देगा, ऐसे समझ लो। और वो पहले उस प्रायोरिटी वाले काम को करेगा, फिर जो आइडियल कॉलबैक के टास्क शेड्यूल्ड पड़े हैं उनको करेगा। ठीक है। ऐसे कह सकते हो कि अगर रियल लाइफ का एग्जांपल, तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया, पहले उसको सर्विस दी जाएगी, तुमको होल्ड पे रखा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव रिकॉन्साइलर, फाइबर रिकॉन्साइलर ने पूरा किया। ठीक है। और फाइबर रिकॉन्साइलर में 2 वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट आया, पहले एक ही था तो वहाँ पे वो भी दिक्कत थी। जो कंपैरिजन होता था वो जैसे जैसे आता जाता था वैसे होता रहता था। जैसे कि पूरा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, अब मैं उस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल डॉम से कंपेयर कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई चेंज है, आंसर मिला यस, लेट्स अपडेट द डॉम एंड देन मूव फॉरवर्ड। फिर कोई चेंज आया, यस, अपडेट द डॉम, मूव फॉरवर्ड। तो इस तरह से स्टैक रिकॉन्साइलर में काम होता था। फाइबर रिकॉन्साइलर में सारा डिफरेंस एक बार में मिलता है कि भाई ये रहा डिफरेंस, जाके डायरेक्टली अपडेट कर दो। ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आई। हम्म। तो ठीक है,
अगेन इसके बारे में तुम डिस्कवर कर सकते हो, अब पढ़ोगे तो ज़्यादा तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। और स्टार्टिंग में रिएक्ट ने ये सोचा था कि वो कॉन्करेंट फीचर को बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने इंक्रीमेंटली ऐड किया। पहले तो उन्होंने पूरा रिकॉन्साइलर लिखा, और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अभी जो कंट्रोल है वो पूरा रिएक्ट के पास है। वॉट इफ़ डेवलपर वॉन्ट्स टू प्रायोरिटाइज देयर टास्क, कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं। इसका जो कंट्रोल है वो हमें रिएक्ट 18 में देखने को मिला। रिएक्ट 18 में हमें 4 फीचर्स मिले जिनका यूज़ करके हम कॉन्करेंट रिएक्ट की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब वो फीचर्स क्या क्या हैं? जो सबसे पहला फीचर है वो है यूज़ ट्रांजिशन, जो हम आज पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है यूज़ डिफर्ड वैल्यू, जो मैं नेक्स्ट वीक एक्सप्लोर करूँगा। तीसरी चीज़ है सस्पेंस, उन्होंने सस्पेंस में काफ़ी चीज़ें एडअप की। और फोर्थ चीज़ है ऑटोमेटिक बैचिंग ऑफ स्टेट अपडेट्स, ये भी मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा। तो बेसिकली कॉन्करेंट रिएक्ट की ये 4 चीज़ें हैं जो अपने को देखने को मिलती हैं। टुडे वील कवर दी फर्स्ट थिंग, दैट इज़ यूज ट्रांजिशन। अब ये जो कॉन्करेंट रिएक्ट की चीज़ें हैं, इनका जो यूज़ है मेनली वो होता है स्टेट अपडेट्स को कंट्रोल करके। ओके, ये जो यूज़ ट्रांजिशन हुक है ये हमें एक स्पेशल पावर देता है जिसका यूज़ करके मैं रिएक्ट को बता सकता हूँ कि भाई ये स्टेट अपडेट इम्पॉर्टेंट है और ये स्टेट अपडेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो स्टेट अपडेट इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको तुम बाद में अपडेट करो। ओके, सो वी कैन डिसाइड दी प्रायोरिटी कि भाई किस स्टेट अपडेट की क्या प्रायोरिटी है यूजिंग यूज ट्रांजिशन हुक। उससे क्या होगा, उससे मेरे जो स्टेट अपडेट्स हैं वो डिले हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद होंगे, तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंट मेरी एप्लीकेशन हो जाएगी। और यूज ट्रांजिशन हुक इज सिंपली अलाउ अस टू कंट्रोल दी स्टेट अपडेट्स, जिसकी वजह से हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि कोई स्टेट अपडेट इम्पॉर्टेंट है और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है? दैट इज बेसिकली दिस फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डज हाई प्रायोरिटी टास्क मीन्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था दिस वॉज अ चैलेंज फॉर मी कि भाई हाउ कैन आई डिसाइड व्हाट इज अ हाई प्रायोरिटी टास्क। ओके, सो एक हाई प्रायोरिटी टास्क ऐसा टास्क होता है जिसमें यूज़र को कोई फीडबैक मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वेब एप्लीकेशन है, जो भी इंटरेक्शन करता है यूज़र, दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क। इस लिस्ट में कुछ अपडेट हुआ, दैट इज़ अ लो प्रायोरिटी टास्क, बिकॉज यूज़र ने नहीं अपडेट किया इसको, इसको तुमने अपडेट किया। मैं इस टेक्स्ट फील्ड में लिख रहा हूँ, तो जो मैं लिख रहा हूँ मुझे इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, सो दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क। एनी टास्क दैट इज़ डन बाय अ यूज़र इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क। इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन है एनिमेशंस। अगर एनिमेशंस रुक रुक के होंगे तो दैट फील्स लैगी, तो एक एनिमेशन भी एक हाई प्रायोरिटी टास्क है। अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क। ये जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं दैट इज़ अ लो प्रायोरिटी टास्क। ओके, तुम मैसेज दिखा सकते हो डेटा अपडेटिंग, मुझे अपडेट तुरंत नहीं चाहिए, मुझे क्लिक का फीडबैक जल्दी चाहिए। इसको तुम रियल लाइफ से समझो। तुम पहाड़ में कार या बाइक चला रहे हो मस्त, ओके, एसी फुल है, और बाइक में लाइक से तुमने फ़ोन वगैरह चार्ज पे लगा रखा है अपना, ऐसे समझो। सामने टर्न आता है, तुम अपनी बाइक या अपनी कार को मोड़ते हो, बट तुम्हारे कार का जो सिस्टम है वो बिजी है एसी चलाने में। क्या होगा, तुम सीधे खाई में गिर जाओगे, और जब गिर रहे होगे तब तुम्हारा हैंडल मुड़ेगा। सो
ये होता है एक बेकार सिस्टम जहाँ पे तुम पता ही नहीं कर पा रहे हाई प्रायोरिटी टास्क क्या है। हैंडल मोड़ना इज़ अ मोस्ट हाई प्रायोरिटी टास्क। तुम सारे सिस्टम को बंद कर दो उस टाइम पे जब तुम हैंडल मोड़ रहे हो। इसी तरह से एक ब्राउज़र में जो भी एक्शन यूज़र करता है प्लस एनिमेशन, दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क। उसके अलावा जितने भी टास्क हैं दैट इज़ अ लो प्रायोरिटी टास्क। यूज़ ट्रांजिशन हुक हमको हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि भाई ये हाई है ये लो है, लो को अलग तरह से ट्रीट करो। कैसे, लेट्स सी। मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर कर रखे हैं जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं कोड को बैठ के लाइव लिखूं। आई विल सिंपली एक्सप्लेन क्विकली। अब यहाँ पे मेरे पास देखो एक कोड है, एक कंपोनेंट है जहाँ पे मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है जिसमें सिंपली एक सर्च टेक्स्ट है, एक दूसरा स्टेट वेरिएबल है जिसमें लिस्ट एक एरे है। और जब भी यूज़र कुछ टाइप करता है मैं अपना यूज़ स्टेट वाला जो सर्च टेक्स्ट है उसको अपडेट करता हूँ और अपनी लिस्ट को अपडेट करता हूँ, जिसमें मैं हर बार 1000 आइटम डाल रहा हूँ और सिंपली यूआई पे मैप चला के जो भी इंडेक्स है रैंडमली मैं बस शो कर दे रहा हूँ। और जो भी मेरा आइटम कंपोनेंट है उसमें मैंने 1 मिलीसेकंड का डिले ऐड कर दिया है सो दैट मैं स्लो प्रोसेसिंग को सिमुलेट कर सकूँ। ओके, तो अभी क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं JS लिखता हूँ, मैंने लिख दिया है, बट सी कितने टाइम के बाद मुझे फीडबैक मिला। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ और जल्दी जल्दी टाइप करूँ, लेट मी ब्रिंग कीबोर्ड नियर माई माइक, सी कितने डिले के बाद टेक्स्ट फील्ड अपडेट हो रही है। सी यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी अपडेट है दैट इज माई दिस टेक्स्ट फील्ड, लो प्रायोरिटी है मेरी ये लिस्ट। ओके, बिफोर React 18 देयर वॉज नो वे बाई विच आई कैन टेल React कि भाई सेट लिस्ट इज अ लो प्रायोरिटी टास्क। अब अगेन ये जो प्रॉब्लम मैं तुमको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई आई वॉन्ट टू रेंडर 1000 आइटम्स। ओके, और मैं यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन भी यूज़ कर सकता था, बट सपोज़ कि मुझे ऐसा कोई सिनेरियो फेस हो जाता है जहाँ पे वर्चुअलाइजेशन नहीं है, बाकी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। लेट्स कंसिडर दूज थिंग्स। ओके, तो अभी मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं React को बता पाऊँ कि भाई दिस इज़ अ लो प्रायोरिटी टास्क, बट विथ React 18 आई कैन। लेट मी bring up another code. यूज ट्रांजिशन हुक React 18 में अपने को मिलता है, वी हैव टू सिंपली कॉल इट। ओके, जब हम इसको कॉल करते हैं जस्ट लाइक यूज स्टेट, हमें कुछ पास नहीं करना होता। ये हमको दो चीज़ें देता है, इज पेंडिंग और स्टार्ट ट्रांजिशन। इज पेंडिंग एक बूलियन वेरिएबल है जो हमको बस ये बताता है कि जो स्टेट अपडेट है वो अभी अपडेट नहीं हुई है, वो पेंडिंग में है। स्टार्ट ट्रांजिशन एक फंक्शन होता है, जो भी स्टेट अपडेट को तुम्हें लो प्रायोरिटी अपडेट मार्क करना है उसको तुम स्टार्ट ट्रांजिशन में एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर पास कर दो। इसको मैं रिमूव करके स्टार्ट ट्रांजिशन का सिंटैक्स दिखा देता हूँ। स्टार्ट ट्रांजिशन इज़ अ फंक्शन। जब तुम कॉल करते हो तो तुम्हें एक फंक्शन यहाँ पास करना पड़ता है और यहाँ पे तुम अपने लो प्रायोरिटी टास्क को बताते हो। मैंने बता दिया कि भाई सेट लिस्ट इज़ माई लो प्रायोरिटी टास्क। नाउ लेट्स सेव इट और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे देखना, मैं टेक्स्ट को टाइप करूँगा और इमीडिएटली मेरा टेक्स्ट फील्ड अपडेट होगा, बट जो लिस्ट है वो थोड़ी देर बाद आएगी। सी, तो यहाँ पर अभी अटक गया, बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा बार टाइप कर दिया। तो यहाँ पर हमने अपनी जो लो
प्रायोरिटी अपडेट था उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इससे रिएक्ट सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि भाई किस अपडेट को प्रायोरिटी देनी है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम से टाइप करता हूँ, आई कैन सी ईजली टाइप इट। ओके, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे ही छोड़ूंगा उसके बाद रिएक्ट अपडेट को ट्रिगर करेगा। अभी मैंने लग रहा है काफ़ी सारा कर दिया है, लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, और जो नीचे टेक्स्ट फील्ड है, लेट मी क्लोज दिस। जो नीचे ये टेक्स्ट फील्ड है, दिस वन इज़ फॉर विदाउट ट्रांजिशन। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो सी हैंग हो गया यूआई, मुझे फीडबैक काफ़ी देर बाद मिला। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ ट्रांजिशन। और इस पेंडिंग को मैं यूज़ कर सकता हूँ कंडीशनली चीज़ों को रेंडर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो डिव है, मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, इज़ पेंडिंग तभी दिखाओ, या नॉट इक्वल टू इज़ पेंडिंग। और अगर इज़ पेंडिंग है तो सी, ठीक है। और जब डेटा लोड हो जाएगा तो मेरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़, अब तो ये और ज़्यादा परफॉर्मेंट है क्योंकि लिस्ट है नहीं, तो सी ये कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त चल रहा है। सी, तो दिस इज़ हाउ वी कैन लेवरेज यूज़ ट्रांजिशन हुक। ओके, अभी मेरे पास इसके और एग्जांपल्स हैं शो करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल, ओके, जहाँ पे मैंने सिंपली अपनी जो लिस्ट है उसको डीप प्रायोरिटाइज कर दिया, और जो मेरे कंपोनेंट्स थे उनको मैंने बाद में रेंडर किया। अब यहाँ पे ये सब हो पाया फाइबर रिकॉन्साइलर की हेल्प से, क्योंकि जो प्रोसेस थी अपडेट्स को फाइंड आउट करने की, उसको रिएक्ट ने डिफर कर दिया यूजिंग रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। देखो, जो मेरा पिछला एग्जांपल था उसमें मैंने जो डिले ऐड किया था वो मैंने अपने आइटम कंपोनेंट में ऐड किया था। यहाँ पे जो डिले मैंने ऐड किया है वो मैंने ऐड किया है सेट लिस्ट को सेट करने से पहले ही मैंने एक फॉर लूप चला दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, सर्च स्टेट है, लिस्ट है, और जब भी मैं टाइप करता हूँ सर्च स्टेट को अपडेट करता हूँ, और लिस्ट में 20,000 एलिमेंट्स को पुश कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट ट्रांजिशन की हेल्प से लो प्रायोरिटी दे दी है, और जो दूसरा फंक्शन है विदाउट ट्रांजिशन, वहाँ पे मैंने डायरेक्टली अपडेट कर दिया है। सो लेट मी टाइप एच हेयर। सी, जो फीडबैक है वो मुझे बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ आई एम स्टार, ठीक है, तो थोड़ा डिले हो रहा है, बट दैट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिले कर रखा है। अभी अगर मैं दूसरी टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करूँ, सी मैंने टाइप कर दिया बट अभी कुछ हुआ नहीं। लेट मी रिमूव इट, लेट मी रिफ्रेश इट, और मैं शो करता हूँ सी। सी, तो अगेन मैं अपडेट्स को डेफर कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये बतानी है कि जो ये अप्रोच है, दिस इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर रिएक्ट टू ऑप्टिमाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉर लूप ये सिंक्रोनस है। अब रिएक्ट कैसे इसको ब्रेक कर सकता है? वो मैजिकली यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड तो ऐड नहीं कर सकता। तो अगर ये फॉर लूप स्टार्ट हो गया तो ये एंड ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर स्टार्ट ट्रांजिशन भले ही चलो ये डिले हो गया, बट जब ये रन होगा तो ये अगेन चीज़ों को ब्लॉक करेगा। तो ऐसी चीज़ों में रिएक्ट का यूज़ ट्रांजिशन हुक शाइन नहीं करता। यूज़ ट्रांजिशन हुक शाइन तब करता है जब तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हो और वो डिले कर रहे हो, जैसे कि जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था। यहाँ पर मेरा जो डिले था वो मेरे कंपोनेंट्स में था,
ठीक है। तो रिएक्ट इनको ईजिली डिले आउट कर सकता है, क्योंकि ये रिएक्ट के हाथ में है कि वो भाई कंपोनेंट्स के डिफरेंस को फाइंड आउट करना पॉज कर दे। बट अगर कोई वाइल लूप या फॉर लूप स्टार्ट हो गया तो वो एंड होने पे ही स्टॉप होगा। तो यूज़ ट्रांजिशन जब यूज़ करो तो एक बार देख लो कि जो डिले है वो किस वजह से हो रहा है। अगर वो कंपोनेंट्स की रेंडरिंग में टाइम लग रहा है तो रिएक्ट कैन मैनेज इट। अगर कोई लूप वगैरह चल रहा है तो यू हैव टू चेक दैट थिंग। ओके, नाउ लेट मी शो यू एक अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास क्या है, 3 बटन्स हैं। ओके, ए बी एंड सी, और ये एक टैब बटन की तरह शो हो रही हैं। हर बटन की क्लिक पे मैं अलग कंटेंट शो कर रहा हूँ, और ये जो शो बी है इसके क्लिक पे मैं एक बहुत बड़ी लिस्ट शो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर शो है बी तो कंपोनेंट बी, और जो मेरा कंपोनेंट बी है उसमें मैंने एक स्लो कंपोनेंट को ऐड किया है। और ये जो स्लो कंपोनेंट है इसमें मेरे पास एक एरे है जिसमें 500 एलिमेंट्स हैं, और जो कंपोनेंट में रेंडर कर रहा हूँ उसमें अगेन मैंने 2 मिली सेकेंड का डिले ऐड किया है। ठीक है, और मैंने स्टेट ट्रांजिशन का यूज़ करके जो मेरी बटन के क्लिक पे मैं स्टेट को अपडेट करता हूँ ना, ए बी सी, उसको मैंने लो प्रायोरिटी कर रखा है। ठीक है, तो अभी देखो, शो सी, शो ए, ये जो ब्लू वाला है दैट इज़ विथ ट्रांजिशन। ओके, शो बी पे क्लिक किया, इमीडिएटली मैं शो ए पे आ सकता हूँ। सी, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ईजिली मैं आज आप मतलब क्लिक कर पा रहा हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल एक ऐसे कंपोनेंट को ट्रिगर किया जो स्लो है और वो रेंडर नहीं हुआ, मैंने माइंड बदल दिया, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया, तो वो चीज़ को मैं ईजिली यूज़ ट्रांजिशन हुक का यूज़ करके मैनेज कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेम बिहेवियर तुम्हें दिखाऊं विदाउट ट्रांजिशन, तो सी, शो शी पे क्लिक किया मैंने, ये कलर में फिक्स कर देता हूँ यार। ठीक है, सी, ये हो रहा है इजीली चेंज। बट जब मैं शो बी पे कर रहा हूँ, अब देखो मुझे कितने क्लिक करने पड़ रहे हैं, मतलब वेट करना पड़ रहा है जब तक मेरा शो बी कंपोनेंट रेंडर नहीं हो जाता। ये कितना स्लो है देखो, बट विथ ट्रांजिशन में कोई कोई भी डिले नहीं है। और यहाँ पे सी, आई एम स्टक। तो ये था भाई यूज़ ट्रांजिशन। ठीक है, जिसका यूज़ करके हम स्टेट अपडेट्स को डी प्रायोरिटाइज करते हैं। ऐसी स्टेट अपडेट जिसकी वजह से मेरा मेरा कंपोनेंट स्लो हो रहा है, आई कैन रैप इट इनसाइड स्टार्ट ट्रांजिशन। उससे मेरा जो अपडेट है वो थोड़ा डिले के बाद अपडेट होगा। रिएक्ट विल मैनेज इट बिहाइंड द सीन। जब उसको लगेगा भाई इट्स अ राइट टाइम, इट विल कॉल दैट स्टेट अपडेट। और इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि तुम्हें एक्स्ट्रा रीरेंडर देखने को मिल सकता है या मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी, अगर मेरे पास यहाँ एक और सेट स्टेट कॉल होती तो विदाउट ट्रांजिशन मेरा जो कंपोनेंट है वो एक ही बार रेंडर होता, इन दोनों के लिए बस एक बार। बट स्टार्ट ट्रांजिशन का यूज़ करके जब मैं ऐसा करूँगा तो 2 बार मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो दैट इज़ अ एडिशनल ओवरहेड। तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है कि एडिशनल री रेंडर की वजह से कोई दिक्कत ना आ जाए। तो अगेन गाइज बताओ, इसमें इसमें आई एम ओपन फॉर एनी डिस्कशन, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। कोड में कोई दिक्कत, आई कैन शो यू, वी कैन डिस्कस। ये जो यूज ट्रांजिशन है, तो वो हम ये यूज स्टेट की तरह मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल के दो असिंक्रोनस मेथड है तो मैं 2 बार यूज करना है, तो दैट इज इट पॉसिबल? अब यहाँ पे लेट्स try to call it 2 times. Okay, let's see if it is allowed or not. Is pending to start transition to. Yes, you can use it, there is no harm. हम्म, ठीक है, you can use it, but again
थिंक कि क्या तुम एक में मैनेज कर सकते हो क्या, क्योंकि फिर हाँ, अगेन हाँ। ओके, मीन्स अगर एक में मैनेज होता है तो दो बार नहीं यूज करना है, हाँ देखो correct? इसका, देखो अब तुम कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम करो, क्योंकि सी अभी तुम 2 बार कॉल करोगे फिर क्या होगा, तीसरी एपीआई कॉल लगेगी तो तुम हम्म फिर से इसको कॉल करोगे। हम्म अभी तुम्हारे बाद अगर कोई और बंदा उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, चौथी एपीआई आएगी वो फिर इसको कॉल कर लेगा, हम्म। फिर ये बढ़ता ही रहेगा। हाँ, तो तो ज्यादा लंबा हो हाँ जाए। यस यस, तो इफ़ यू कैन मैनेज इट इन वन, अपना कोड रिफैक्टर करके चीज़ों को रीअरेंज करके, तो यूज़ वन, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली यूज़ टू। ओके ओके, थैंक यू। बताओ गाइस, और कुछ मैं शो करूँ कोड में, या तुम्हें समझ में आ गया सब लाइक। मेरे को स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है वो ठीक से समझ नहीं आया। स्टार्ट मतलब ट्रांजिशन उसके के अंदर, अंदर अंदर, यस। बेसिकली ये, यस, वो कॉल बैक फंक्शन है, उसके अंदर वो कॉल करता है तो फिर इसका बेनिफिट हमें कॉन्करेंसी में मिलता है ताकि हम ये चीज को हाई प्रायोरिटी में करें। नहीं वो नहीं चीज नहीं, थोड़ा हाँ। देखो बेसिकली हम स्टार्ट ट्रांजिशन हुक का यूज़ करके रिएक्ट को बताते हैं कि मेरा ये स्टेट अपडेट एक लो प्रायोरिटी का स्टेट अपडेट है, इसको तुम थोड़ी देर बाद भी करो तो चलेगा। ओके, सो ठीक है, इसके That अंदर means, जो sir, it भी will run on ideal time, right? हाँ जब ब्राउज़र के पास कोई खाली टाइम होगा तो तब ये तुम्हारा स्टेट अपडेट होगा। हाँ। ओके, ओके, आई वाज थिंकिंग इट वाज हाई प्रायोरिटी। Sir, पहले ऊपर वाला जो है ना, हम्म show A, show B, show C, हम्म this is taking less time to update, right? हम्म And the second row, which is yellow and green color, हम्म हम्म these are taking less time to update its color or changes. हम्म। Why is that? And you told about that without transition and use transition. सो What is दिस इज, difference between these two? हाँ हाँ, सो देखो दिस इज, जो नीचे वाला है दिस इज विदाउट यूज ट्रांजिशन, ठीक है। Yes. अभी देखो मैं शो बी पे क्लिक करूंगा फिर मैं इमीडिएटली शो सी टू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। डिले महसूस हुआ, Yes, sir. It taking more time to reflect. राइट। अभी सेम तुम विथ ट्रांजिशन देखो, शो ए पे मैं हूँ, अगेन Sir, my question is, if we are using a use transition, these tasks are low priority tasks, right? So that should take more time to reflect the changes. हाँ यस। So where it is taking less time for the first show be sourcing. सी बिकॉज सी देखो हमने क्या किया, जो मेरे स्टेट अपडेट्स हैं मुझे पता चला कि भाई मैं जब अपनी सेलेक्टेड टैब की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन स्लो हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने देखा ये, ठीक है, कि मैं जब टैब चेंज करता हूँ मेरी एप्लीकेशन स्लो हो जा रही है। अब यहाँ पे हाई प्रायोरिटी अपडेट क्या है, That क्या, means which action should we show first? यस यस यस, मैंने क्या हाई प्रायोरिटी अपडेट की क्या डेफिनेशन बताई थी कि यूज़र का एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुम सोचो ना कि तुम अपने घर आए हो, घर के बाहर ताला लगा है, तुमने ताले में चाबी डाली, हाथ घुमाया चाबी घुमाने के लिए, चाबी नहीं घूमी, तुम्हारा हाथ मुड़ गया, थोड़ी देर बाद चाबी अपने आप घूमी। इज दिस यूएक्स यू वांट?
We want राइट, smooth transition. है ना। स्मूथ तो मैं जब क्लिक करूँ तो भाई मुझे इमीडिएट इफेक्ट दिखना चाहिए, ओके, कि मैं So थोड़ी okay, so for some reason, the lower part taking more to solve this problem, we are using use transition that can transition smoothly. यस, सो आई, मतलब शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं या नहीं सर, आप उनको ये बताइए कि ट्रांजिशन जो यूज किया है वो हमने लिस्ट के लिए किया है। आपको उनको लग रहा है कि आपने जो बटन क्लिक पे शायद ट्रांजिशन यूज किया है, इसके नहीं, लिए वो कंफ्यूज है। देखो, हाँ समझ गया। सो जो लिस्ट अपडेट का था वो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, ठीक है, लिस्ट अपडेट अच्छा अच्छा। को मैंने डिफर प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड टैब को डिफर किया है, ओके। मैंने क्या बोला रिएक्ट को, अभी देखो, अगर मैं टैब सेलेक्ट को तुरंत अपडेट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं जैसे ही बी पे क्लिक कर रहा हूँ, रिएक्ट क्या कर रहा है, सेट सेलेक्टेड, ये सेट शो को क्या कर देगा, बी कर देगा, राइट, इमीडिएटली, यस और नो। Yes. तो उससे क्या होगा, मेरा स्लो कंपोनेंट तुरंत रेंडर होना शुरू हो जाएगा, यस और नो, हाँ। है ना। अब मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि चाहे मेरा ये जो कंपोनेंट है थोड़ी देर बाद रेंडर होना शुरू हो, यूज़र को क्लिक का इफेक्ट तुरंत मिलना चाहिए। अब मैंने रिएक्ट को बोला कि भाई ये जो तू सेट शो कर रहा है, जो तू सेलेक्टेड बटन की स्टेट को अपडेट कर रहा है, वो मेरे लिए लो प्रायोरिटी का काम है, उसको तू थोड़ी देर बाद कर। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, मुझे जो अच्छी चीज़ है कि क्लिक एक्शन मुझे तुरंत देखने को मिल जाएगा। जो बुरी बात है वो ये कि मेरा कंटेंट थोड़ी देर बाद आएगा, बट आई एम फाइन विद दैट। क्यों? क्योंकि यूज़र को फीडबैक तुरंत मिल रहा है। वहाँ पे यहाँ पे यही हो रहा है, जब मैं शो बी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ मिली सेकेंड का या कुछ सेकेंड की विंडो है कि मैं दूसरी बटन पे क्लिक करके अपडेट को कैंसिल कर पाऊँ, ओके। अभी अगर मैं, अच्छा। ठीक है, अगर रिएक्ट ने रेंडरिंग शुरू कर दी, फिर मैंने किसी बटन पे क्लिक किया तो मुझे रुकना पड़ेगा। सी, ये देखो, हम्म। ठीक है, अगर एक बार कमिट फेज स्टार्ट हो गया, दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड, ओके। तो That has to यहाँ be पे, complete, then other one will यस start. यस यस, तो यहाँ पे जो ट्रिक लग रही है वो तुम्हें एक सेकंड का समझ लो गैप मिल जा रहा है, उसी वजह से मैं जल्दी जल्दी क्लिक कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सेट शो थोड़ी देर बाद अपडेट होगा। अब यहाँ पे फिर तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि जब थोड़ी देर बाद अपडेट होगा तो तुरंत कैसे शो ए सेलेक्ट हो जा रहा है। ये आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, हाँ। है ना। तो अब देखो, Yes, sir, यही, I am facing the same question. हाँ राइट। अब यहाँ पे रिएक्ट ने क्या किया होगा, उसने रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक कॉल किया होगा, है ना। क्या, जब मैं शो शी पे क्लिक करता हूँ, इस कुछ और काम कर रहा हूँ, मैं कुछ और चीज़ हो रही है, No, no, रिक्वेस्ट कुछ नहीं हो रहा, राइट। no. तो तुरंत मुझे मौका मिल जा रहा है, तुरंत रिएक्ट को मौका मिल जा रहा है सेट शो को कॉल करने का, तुरंत Oh, उसको, now it's getting the ideal time to perform this action. यस Got it. यस यस, ठीक है, तो उसको तुरंत वो अपडेट कर दे रहा है। जब मैं शो बी में जा रहा हूँ, देखो शो बी में जा रहा हूँ, शो बी मेरा रेड नहीं होता। क्या शो बी रेड हो रहा है? No. नहीं हो रहा ना, क्योंकि मैं रेड होने का टाइम देखो नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं रेड होने दूं तो देखो वेट करना पड़ रहा है मुझे, सी। So when we are using use transition, we are thinking of user satisfaction. The user should not be bored. यस यस, यही क्रक्स है यूज ट्रांजिशन का, जो मैंने यहाँ बताया था। ये स्टेट अपडेट प्रायोरिटी को कंट्रोल करना, डिलेड अपडेट्स, इम्प्रूव्ड ऑफ
इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेट अपडेट, जिसकी वजह से यूएक्स फीडबैक तुमको अच्छा मिलेगा। ये हम बस इसीलिए कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो मैंने कार का एग्जांपल दिया था कि तुमने टर्न पे जाके हैंडल को रोटेट किया, हैंडल उस टाइम पे नहीं रोटेट हुआ। क्यों? क्योंकि एसी में सारी पावर जा रही थी। हैंडल तब रोटेट हुआ जब तुम्हारी कार खाई में गिर रही थी और तुम हवा में थे। दूसरा एग्जांपल, तुमने ताला खोलने के लिए चाबी घुमाई, चाबी नहीं घूमी, थोड़ी देर बाद घूमी जब तुम्हारा हाथ मुड़ गया। तो सेम गोज विथ वेबसाइट में जो सबसे इरिटेटिंग चीज़ होती है वो ये कि यूज़र ने क्लिक किया और एक्शन थोड़ी देर बाद हुआ। Okay. And to set this priority of those tasks, it's our responsibility, our developers' responsibility. यस, डेवलपर्स And रिस्पॉन्सिबिलिटी। behind the scene, React will handle it on using हाँ, the तुमको बस request ID callback. यस हाँ. यस हाँ। और इसीलिए उसने तुमको ये दिया है इस पेंडिंग कि भाई जब तक कुछ नहीं हो जाता तुम यहाँ पे कुछ भी शो कर सकते हो, लाइक से कि डेटा लोड हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, लाइक से इज पेंडिंग एंड सी। देखो शो ए शो सी में भी थोड़ी देर के लिए तो पेंडिंग आता है, बहुत जल्दी गायब हो जाता है। बी में करता हूँ सी, ठीक है। तो इस तरह से तुम यूज कर सकते हो। मेरा और एक क्वेश्चन था, जैसे जैसे सेट टाइम आउट वो बैकग्राउंड में जाता है, तो फिर स्टार्ट ट्रांजिशन वो किधर जाता है? सेट टाइम आउट और promises it goes behind, right? So where does this go? हाँ, तो देखो सेट टाइम आउट और रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक अलग अलग तरह से प्रोसेस होते हैं। सेट टाइम आउट पहले प्रोसेस होगा, रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक बाद में प्रोसेस होगा। अगर तुमने कोई टास्क तुम सोच रहे होगे, हाँ तो फिर ये बैकग्राउंड में ही जाता है ना? बैकग्राउंड में ही जाता है। तुम ऐसे समझ लो कि रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक की प्रायोरिटी सेट टाइम आउट से भी कम होती है। ओके। सर दोबारा बोलेंगे आप ये बात? रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक की जो प्रायोरिटी है वो सेट टाइम आउट से भी कम होती है। इसको मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। देखो रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक तब एग्जीक्यूट होता है जब ब्राउज़र के पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर तुमने एक सेट टाइम आउट लिखा, ओके, और तुमने एक रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक लिखा, तो यहाँ पे पहले टाइम आउट चलेगा। जब टाइम आउट ख़त्म हो जाएगा, ब्राउज़र के पास कुछ नहीं होगा, तब आइडियल चलेगा। सी टाइम आउट और फिर आइडियल। अगर तुम टाइम आउट को बढ़ा दो तब आइडियल आ रहा है, फिर टाइम आउट आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम आउट वेट कर रहा है, मतलब अभी टाइमर ख़त्म ही नहीं हुआ, ब्राउज़र के पास कुछ है ही नहीं। लेट्स सी कितने मिली सेकेंड ब्राउज़र वेट करता है। 10 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 1, 1 मिली सेकेंड पे 1 मिली सेकेंड देखो ब्राउज़र ने वेट किया कि क्या कोई और टास्क आ रहा है मेरे पास। इसे 2 करूँ मैं? कर सकते हो एक बार ट्राई। नहीं नहीं, 2 पे नहीं कर रहा, 1 ही मिली सेकेंड वेट कर रहा है। 2 पे भी कर रहा है, 2 मिली सेकेंड पे भी कर रहा है। 3 पे
3 मिली सेकेंड वेट कर रहा है, 4 4 पे भी कर रहा है, 5 क्या भाई, कहाँ तक ले जाएगा ये, यस 6 क्या यार, 10 अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक है, ये रैंडम आ रहा है देखो। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि भाई 5 एवरेज मान लेते हैं। Sir, हम्म, here we are using set timeout. So यस the callback queue and the event loop, the callback queue will come into place, right? हम्म So I think React engine will decide which will come नो नो first. नो, रिएक्ट नहीं डिसाइड करेगा, ब्राउज़र डिसाइड करेगा। Okay. यहाँ पे सर देखो बट ना, हाँ इसमें फिर से जावास्क्रिप्ट का जो परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता वो किक इन हो जाएगा ना, कि हाँ हम वही, बोलते हैं यस 2 2 सेकंड पे करना है, बट वो एग्जैक्ट 2 सेकंड पे नहीं होता, कुछ मिली सेकेंड से ऊपर नीचे होते रहता है, हाँ तो वो किक देखो, इन होता है। यही प्रॉब्लम तो रिएक्ट ने फिर सॉल्व की ना, रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक का यूज़ करके। यहाँ पे तुम कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो, यहाँ पे तुम ये बता रहे हो अगर ब्राउज़र के पास कुछ हैवी टास्क है तो लेट ब्राउज़र फिनिश दैट फर्स्ट, जब वो हो जाए, भले ही कितना टाइम लगे आई डोंट केयर, जब वो हो जाए तब इसको एग्जीक्यूट करो। ओके, अब यहाँ ओके। पे तुम देख सकते हो कि टाइम आउट मैंने 5 मिली सेकेंड का दिया है, तो ब्राउज़र अपनी तरफ से 5 मिली सेकेंड वेट करता है कि कोई और टास्क आ रहा है या आ सकता है, अगर नहीं आता तब फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। अभी तुम देखो कंसोल में 5 मिली सेकेंड का डिले मैंने ऐड किया है, बट फिर भी रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक पहले नहीं आ रहा, हर बार बाद में आ रहा है। ठीक है, जब मैं इसको 10 कर देता हूँ तब फिर ब्राउज़र ऊपर नीचे आउटपुट करने लगता है। ये देखो अभी आइडियल पहले आ गया, तो मैंने 5 मिली सेकेंड एवरेज मान लिया है कि 5 मिली सेकेंड ब्राउज़र वेट करता है कि क्या कोई टास्क आ सकता है, अगर नहीं आता तो फिर रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक को कॉल कर देता है। हाँ, so, तो फिर स्टार्ट ट्रांजिशन इंटरनली रिक्वेस्ट आइडल यस कॉल बैक यूज करता है, राइट? यस ओके। तो फिर हम विदाउट स्टार्ट ट्रांजिशन भी नॉर्मल रिक्वेस्ट आइडल कॉल बैक से भी कर सकते हैं ना? नो अगर उसके अंदर सेट शो डाली, नो इफ वी डोंट नीड इट्स नो पेंडिंग, नो नो नो, सो इट देखो, वोंट वर्क। नहीं इट वॉन्ट वर्क, तुम्हें अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट ये अपने हिसाब से मैनेज करता है, उसके पास और भी लॉ, वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक नहीं कॉल कर देता है, और भी चीज़ें वो इंटरनली तुम्हें करके देता है। हाउ हाउ विल यू गेट दिस फंक्शनैलिटी ऑफ इज पेंडिंग, फिर ओके, इसके लिए फिर से खुद से कोड लाइक लिखो। लाइक ऐसे क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ, हम्म, लाइक इन रिएक्ट 16 कैन वी यूज रिक्वेस्ट आइडल कॉल बैक? रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक इज जावास्क्रिप्ट फीचर नॉट रिएक्ट्स। ओके, बट स्टिल इंस्टेड ऑफ सेट ट्रांजिशन, लाइक उसके तरह काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं मत करो ना, तुम्हें सी तुम डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, देखो कोई तुमको रोक नहीं रहा, इट माइट वर्क फॉर यू ऑल्सो, तुमको चेक करना पड़ेगा, बट ऐसी चीज़ें मत करो। सेट स्टेट को लाइक से तुम डेफिनेटली लाइक इसमें डाल दोगे तो इट माइट वर्क, ओके, क्योंकि ब्राउज़र उसे अपने हिसाब से मैनेज करेगा। अगर तुम्हें इस पेंडिंग स्टेट वगैरह नहीं चाहिए, यू कैन ट्राई इट आउट, बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि तुम वैसा करो, लाइक से ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्राउज़र कॉल ही ना करे। हमें देखो, तुम्हारी एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें हो सकती है, माइट बी तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, एपीआई कॉल लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अभी तुम देख रहे हो ना कि
ब्राउज़र 5 मिलीसेकंड वेट करता है, क्या कुछ आता है? अब अगर तुम्हारी एप्लीकेशन में हर 5 से 6 7 मिलीसेकंड में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो फिर तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। या अब ट्रू। ठीक है, अब रिएक्ट But if I use start transition here, it will work. हाँ इट विल वर्क, क्योंकि अब सी Okay. क्योंकि क्यों वर्क करेगा स्टार्ट ट्रांजिशन, क्योंकि डेफिनेटली रिएक्ट टीम ने तो ये सोचा ही होगा कि ये हो सकता है। उसके लिए फिर उन्होंने अपने फॉल बैक्स लगा रखे होंगे कि अगर इतने टाइम में ये कॉल नहीं हुआ तो डू दिस। Okay, okay. Like मैं just एक conceptual question पूछ रहा था. Like I'm not going to try it, but concept के लिए I was asking. हाँ हाँ बताओ, या यही क्वेश्चन था, कुछ और है? यही क्वेश्चन था. हाँ हाँ डेफिनेटली, सी क्वेश्चन तो क्वेश्चन गुड, क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा एकदम सही है, तुम ट्राई भी कर सकते हो। मैं बस तुमको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। अब माइट भी तुम्हारी एप्लीकेशन में कोई टास्क ना आता हो, वो चल जाए, बट क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नो।